हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी सेकंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 12 करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपका मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो इससे पहले हमने देखा था कि आपका इंटरनल एनर्जीज क्या रहता है, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस है थर्मोडायनेमिक्स के, जो पहले आपको देखने हैं मोलर हीट कैपेसिटी से पहले, क्योंकि ऐसे प्रीवियस कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपके यहाँ पर यूज़ होने वाले हीट कैपेसिटी के अंदर, जो आपके रिलेशन पे यूज़ होंगे सीपी और सीवी के। फिर आपका इंटरनल एनर्जी का रिलेशन आएगा, फिर आपका इंथैल्पी का रिलेशन आएगा। तो ये पहले आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी का यहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि सिस्टम ने यहाँ पर कितनी हीट आपकी एब्जॉर्ब कर रखी या कितनी एनर्जी यहाँ पर स्टोर कर रखी है, वो होता है आपका हीट कैपेसिटी। तो डायरेक्ट आपका लिखा है यहाँ पर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट एंड स्टोर एनर्जी। अब जैसे सराउंडिंग टू सिस्टम आपके यहाँ पर हीट मिली है सिस्टम को, तो सिस्टम ने यहाँ पर कितनी एब्जॉर्ब यहाँ पर हीट कर रखी है या कितनी एनर्जी अपने पास स्टोर कर रखी है, वो है आपका हीट कैपेसिटी। एनर्जी किस फॉर्म पर है? एनर्जी यहाँ पर आपके हीट के फॉर्म पर है, ठीक है। तो लिखा है व्हेन द सिस्टम एब्जॉर्ब हीट, जब सिस्टम ने ये हीट आपकी एब्जॉर्ब करी है, तो ये हीट आपकी कहाँ पर चलेगी? इनटू द काइनेटिक मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन द सिस्टम। अब जैसे मान लीजिए आपके पास गैसेस सिस्टम है। अब गैसेस सिस्टम के अंदर क्या होंगे? एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका अपना रैंडम मोशन हो रहा है, या जब हम कह सकते हैं जिगजैग मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर सराउंडिंग टू सिस्टम हीट प्रोवाइड करी सिस्टम को, तो ये जो आपका रैंडम मोशन है ये आपका और तेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हीट एब्जॉर्ब हो चुकी है बाय सिस्टम। सिस्टम ने यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब कर दी है सराउंडिंग से, जिसकी वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम मोशन है वो और तेज होगा। अब रैंडम मोशन जब आपका और तेज हो रहा है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी और इंक्रीज कर रही है यहाँ पर सिस्टम की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से हो क्या रहा है? आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था, इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये हमने डिटेल वीडियो देखी है केटीजी की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, कि काइनेटिक एनर्जी जब आपकी बढ़ेगी तो आपका सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। जब हमने सराउंडिंग टू सिस्टम यहाँ पर हीट प्रोवाइड करी, तो गैसेस सिस्टम के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उनका रैंडम मोशन बढ़ा या काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से आपका टेम्परेचर में भी राइज आपको देखने को मिला, ठीक है। तो यही चीज लिखा है, व्हेन द सिस्टम एब्जॉर्ब हीट इट गोस इनटू द काइनेटिक मोशन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन द सिस्टम। दिस इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी raises the temperature of the system. फिर लिखा है, इफ Q कैलोरी इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय मास m एंड टेम्परेचर राइज फ्रॉम T1 टू T2। जब Q कैलोरी हीट यहाँ पर सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी, जिसका मास m है सिस्टम का, और जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर राइज करा है T1 टू T2, तो ऐसे केस में जो हीट कैपेसिटी है उसे हम कैसे दिखाएंगे? C इक्वल्स टू Q अपॉन m इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 ये बता रहा है कि कितना आपका टेम्परेचर में राइज हुआ। मतलब पहले मान लीजिए T1 25 होगा, तो बाद में 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आपका राइज इन टेम्परेचर है। अब राइज इन टेम्परेचर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रखी है बाय द सराउंडिंग टू सिस्टम, ठीक है। तो इसकी वजह से हम जो डेफिनेशन लिख सकते हैं इस रिलेशन से, हम कैसे लिखेंगे? हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास इन राइजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो ये आपका यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन होगा हीट कैपेसिटी का। और जब आपका यहाँ पर मास, जो आपको मास यहाँ पर दिख रहा है सिस्टम का 1 मोल है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो सी होगा हीट कैपेसिटी, वो क्या होगा? क्यू अपॉन T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा टी। तो C इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो जब हमारा मास 1 मोल है, तब C को हम कहेंगे यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। मोलर कहने का मतलब 1 मोल की हम बात करें, तब आपका मास यहाँ पर 1 मोल होगा, तो ऐसे केस में Q अपॉन डेल्टा टी आता है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसके लिए भी हम अलग से डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। 1 मोल की बात की जा रही है यहाँ पर, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 केल्विन, ठीक है। तो ये होता है आपका मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, और ये आपका उसका है रिलेशन जब हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और हमारा डेफिनेशन बन सकता है, जब हम यहाँ पर स्मॉल हीट चेंज या स्मॉल टेम्परेचर चेंज की बात करें, तो हम लिखेंगे C इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तब होगा आपका मोलर हीट कैपेसिटी में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, मतलब उसका रिलेशन आपका सेम है। जैसे C की इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी ही रहेगा आपका, जो आपका जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रखी है अपॉन कितना यहाँ पर टेम्परेचर पे राइज किया है, यही होता है आपका हीट कैपेसिटी, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी की वजह से आपकी 2 यूनिट है, लेकिन एक आपका यहाँ पर एसआई यूनिट होगा। कौन सा होगा? जूल, कैलोरी इनवर्स, मोल इनवर्स। और ये आपका वैसे ही रहता है, कैलोरी भी आप कह सकते हो हीट के यूनिट को। तो कैलोरी, कैलोरी इनवर्स, मोल इनवर्स भी होता है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो हम ये लिखेंगे जूल, कैलोरी इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। फिर लिखा है हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। अब हीट यहाँ पर आपका एक स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपका पाथ में यहाँ पर डिपेंड करेगा, रास्ते में आपका डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पे यहाँ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कि रास्ता क्या है उसमें आपका डिपेंड करता है, पाथ क्या है वो आपका डिपेंड करेगा। स्टेट फंक्शन नहीं है वो, इनिशियल वैल्यू या फाइनल पोजीशन पे आपका डिपेंड नहीं करता। तो हीट
कैपेसिटी भी क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन नहीं होगा। अगर हीट एक स्टेट फंक्शन नहीं है तो हीट कैपेसिटी भी आपका एक स्टेट फंक्शन नहीं होगा, वो एक पाथ फंक्शन है जो पाथ में यहाँ पर डिपेंड करेगा सिस्टम के। ठीक है, फिर क्या आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आते हैं। सबसे पहले हम CV का देखेंगे, जिसे हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी जब आपका वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हमें पता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है कि dQ इक्वल्स टू DE प्लस P dV। ठीक है, अब DQ DE DV हमने यहाँ पर स्मॉल चेंजेस माने। आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इक्वल्स टू E प्लस W होता है। ठीक है, और W को हम लिख सकते हैं PV करके। यहाँ पर हमने स्मॉल वॉल्यूम चेंज माना है DV। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्मॉल इंटरनल एनर्जी चेंज DE या स्मॉल हीट चेंज DQ। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, DQ इक्वल्स टू DE प्लस P dV। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम डिवाइड कर दिया dt से, लिखा है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt। अब दोनों तरफ हम dt से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, dq अपॉन dt इक्वल्स टू de प्लस p dv अपॉन dt, ये चीज़ रहेगा। ठीक है, फिर लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो dv जो है, dv क्या होगा, वो जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। तो dv मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो ये dv जीरो हो गया। ठीक है, अब dq अपॉन dt क्या रहता है, cv रहता है, ये हमने पढ़ा था अभी ऊपर, c इक्वल्स टू dq अपॉन dt। ठीक है, तो dq अपॉन dt क्या होगा, CV कहने का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और dv आपका जीरो हो गया तो ये आ गया de अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपका रिलेशन रहता है किसका, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन वो क्या रहेगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि यही आपका रिलेशन यहाँ पर है, CV इक्वल्स टू DE अपॉन DT, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर आता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रखी है। ठीक है, तो हमें पता है सिंस C इक्वल्स टू DE अपॉन DT प्लस P DV अपॉन DT। अब ये कहाँ से आया, ये हमने पहले उसमें देखा था मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यहाँ से देखो DQ अपॉन DT इक्वल्स टू DE प्लस P DV अपॉन DT रहता है। DQ अपॉन DT हमें पता है CV रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, C इक्वल्स टू DE अपॉन DT प्लस P DV अपॉन DT, ये चीज़ हो गया। अब हमें यहाँ से इंथैल्पी ऑफ सिस्टम का रिलेशन पता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो पे देखा था। इंथैल्पी ऑफ सिस्टम का रिलेशन क्या होता है, H इक्वल्स टू E प्लस PV। H होता है आपका इंथैल्पी, E होता है आपका इंटरनल एनर्जी। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या आएगा, DH अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू DE अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P तो आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है, DV अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमने यहाँ पर करा है, क्या करा है, जो आपका इंथैल्पी ऑफ सिस्टम का रिलेशन है H इक्वल्स टू E प्लस PV का, ये हमने डिफरेंशिएट करा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऐसा हो गया। ठीक है, अब जो आपके पास ये चीज़ है DE अपॉन DT प्लस P DV अपॉन DT, यहाँ से आपको दिख रहा होगा पहले वाले इक्वेशन से, ये किसके इक्वल है, C के इक्वल है। C के आपके पास हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CP इक्वल्स टू DH अपॉन DT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, फिर समझते हैं, इसको हमने डिफरेंशिएट करा, ये चीज़ आपके पास यहाँ पर बना। अब ये जो आपके पास चीज़ है जो आपके कांस्टेंट प्रेशर पे, ये किसके इक्वल है, हीट कैपेसिटी C के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CP मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू क्या आएगा, चेंज इन इंथैल्पी विद टेम्परेचर, जहाँ आपका प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये होता है आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, CP इक्वल्स टू DH अपॉन DT रहता है और CV इक्वल्स टू DE अपॉन DT रहता है। ये रहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। CP क्या रहता है, ये रहता है आपका चेंज इन इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, फिर आता है आपका CP और CV का रिलेशन। अब CP हमें पता है DH अपॉन DT है, CV हमें पता है क्या रहता है, DE अपॉन DT रहता है। ठीक है, अब H किसके इक्वल है, E प्लस PV के, ये आपका इंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम का रिलेशन है, H इक्वल्स टू E प्लस PV। अगर हम बात करें यहाँ पर 1 मोल ऑफ आइडल गैस की, अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 1 मोल की बात करें, मतलब N इक्वल्स टू 1 मोल, तब क्या रहेगा आपका PV किसके इक्वल, RT के इक्वल होगा। PV इक्वल्स टू NRT होता है आइडल गैस इक्वेशन से। अब आपका N क्या है, 1 मोल है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू E प्लस RT। PV इक्वल्स टू RT हो गया 1 मोल के लिए, तो ये आ गया H इक्वल्स टू E प्लस RT। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें T के रिस्पेक्ट में, ये जो चीज़ आपके पास बनी है यहाँ पर, इसको हम डिफरेंशिएट करें T के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, DH अपॉन DT इक्वल्स टू DE अपॉन DT
प्लस आर है आपके पास गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब डी एच अपॉन डी टी क्या है, सी पी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डी एच अपॉन डी टी क्या आ गया, सी पी। डी ई अपॉन डी टी क्या है, सी वी होगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डी ई अपॉन डी टी प्लस आर। तो यहाँ से क्या आ गया, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि सी पी आपका ज़्यादा है बाय अ गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 8.314। तो यहाँ से लिखोगे सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। तो क्या लिखा है, द सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। यहाँ पर जो सी पी है मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो आपका ज़्यादा रहेगा सी वी से, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। किस मैट्रिक्स से ज़्यादा रहेगा, बाय गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, या तो 1.987 रहेगी अगर हम कैलोरी के टर्म्स पे लिखे, कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या जो आपकी आर की जनरल वैल्यू होती है ऐसा यूनिट के लिए, वो क्या होगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन रहता है आपका सीपी और सीवी का, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल में भी काम आ सकता है और वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिर समझते हैं इसके बाद डेरिवेशन फिर देख लेते हैं। सीपी आपके पास ये था, सीवी आपके पास ये चीज़ है, ठीक है। जो इंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम का रिलेशन है, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम का H इक्वल्स टू ई प्लस पी वी रहता है। और अगर हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात करें तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होगा, तो एन इक्वल्स टू 1 है तो पी वी इक्वल्स टू आर टी होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो H इक्वल्स टू ई प्लस आर टी। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो डी एच अपॉन डी टी, डी ई अपॉन डी टी प्लस आर आ जाएगा। आर टी को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आर आएगा, ठीक है। और डी एच अपॉन डी टी क्या होता है, सी पी होता है। डी ई अपॉन डी टी क्या होता है, सी वी होता है प्लस आर। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर आ गया। तो सी पी यहाँ पर क्या है, बड़ा है किससे, सी वी से। किस मैट्रिक्स से बड़ा है, बाय गैस कॉन्स्टेंट आर, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका प्लस आर ऐड हो रहा है, सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर हो रहा है ना। तो यहाँ से आपका आर ऐड हो रहा है और आर की वैल्यू क्या है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आपकी एसआई यूनिट रहेगी, ठीक है। फिर आपका एक लास्ट चीज़ आती है, वो आता है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। डेल्टा ई क्या है आपके पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एच क्या है आपके पास, एंथैल्पी चेंज हो रहा है। अब इन दोनों का भी आपका रिलेशन निकलता है, वही हमें देखना है। और सी वी किसके इक्वल है, डी ई अपॉन डी टी, ये हमें पता है, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, डी ई इक्वल्स टू सी वी इंटू डी टी, ये चीज़ हो गया। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, मतलब ई टू माइनस ई वन, मतलब ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर रखोगे तो ये आएगा सी वी टी टू माइनस टी वन, तो आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा टी टू माइनस टी वन, क्योंकि क्या है, इंटरनल एनर्जी आपका एक स्टेट फंक्शन है, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करेगा। सिमिलरली जो टेम्परेचर है वो भी आपका एक स्टेट फंक्शन है, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा ई इक्वल्स टू सी वी और टी टू माइनस टी वन, ये चीज़ आ गई। अगर आपसे एन मोल्स की बात करिए, एन मोल ऑफ आइडियल गैस की, तब हम क्या करेंगे, डेल्टा ई इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन इक्वल्स टू एन इंटू सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर रहती है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रिलेशन। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। डेल्टा एच क्या है आपके पास, चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। अब चेंज इन इंथैल्पी हमें पता है, जो हमारा इंथैल्पी ऑफ सिस्टम का रिलेशन था वो क्या था, H इक्वल्स टू ई प्लस पी वी। यहाँ पर मैंने चेंज लिया है इसका, ठीक है, मतलब इनिशियल और फाइनल पे हमने बात कर रखी है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा ई प्लस आर डेल्टा ई, क्योंकि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो आर तो आपका कॉन्स्टेंट रहने वाला है, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो डेल्टा ई किसके इक्वल है, यहाँ से हम लिख सकते हैं सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन, डेल्टा ई सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन प्लस आर डेल्टा टी क्या आ गया, टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ से टी टू माइनस टी वन को कॉमन निकालो, सी वी प्लस आर यहाँ अलग हो जाएगा और टी टू माइनस टी वन यहाँ से अलग हो जाएगा। अब सी वी प्लस आर किसके इक्वल होगा, सी पी के, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर होता है, तो सी पी इक्वल्स टू क्या आएगा, सी वी प्लस आर, मतलब सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, तो ये आ गया सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन। अगर हम एन मोल ऑफ आइडियल गैस की बात कर रहे तो यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज है वो किसके इक्वल होगा, एन इंटू सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर रिलेशन रहता है इंथैल्पी चेंज का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डेल्टा एच का एक रिलेशन है और डेल्टा ई का एक रिलेशन है। तो ये आपका पूरा टोटल था मोलर हीट कैपेसिटी का, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ देखी थी। डेल्टा ई का रिलेशन देखा, डेल्टा एच का देखा, रिलेशन देखा सीपी और सीवी का, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने यहाँ पर देखा। फिर हमने यूनिट्स देखी हीट कैपेसिटी की, फिर हमने देखा कि हीट आपका एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है, या हीट कैपेसिटी आपका एक स्टेट फंक्शन नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।